जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग मूल अधिकार का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मूल अधिकार के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था। फर्स्ट में वही समान 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकारों में से समानता और स्वतंत्रता के अधिकार तक हम लोग शुरू कर दिए थे। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 जो मैंने बताया था कि विधि के समक्ष समानता में विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 बताया था जिसमें धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 जिसमें अवसर की समानता की बात की गई थी लोक नियोजन में। और साथ में 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अर्थात नहीं माना जाएगा, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 18 में है उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई थी। दोस्तों हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता के अधिनियम में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसमें आर्टिकल नंबर 19 का पहले का देखा था जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। दूसरा था जिसमें सम्मेलन बुलाने का था। तीसरा जिसमें संघ या संगठन या संगम बनाने का अधिकार था। चौथा में कहीं भी घूमने या विचरण करने का या संचरण करने का अधिकार था दोस्तों, दिया गया था हम लोगों को। और इसमें अंगा जो मैंने बताया था तो अंगा में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। इसके बाद चार समाप्त है संपत्ति या वो कुछ भी अधिग्रहण करने के लिए, तो वो समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद 6 है जो ये वृत्ति या कह सकते हैं आजीविका कमाने का अधिकार देता है हम लोगों को। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 19। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से और भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बताया कि इसके साथ में और चीज़ें क्या निकाली जा सकती हैं, तो और भी निकालने का प्रयास किया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों इसी से निकाला गया है। आर्टिकल 19(1). तो आर्टिकल 19(1) में ही काम में जो बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में झंडा फहराने की स्वतंत्रता की बात की जाती है दोस्तों। और इसी में जैसे फ़ोन टैपिंग करते हैं तो इसके विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब अधिकार ये आपको दिया गया कि फ़ोन टैपिंग नहीं किया जा सकता है। तो फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी कह सकते हैं हम लोग, ये अधिकार दिया गया है दोस्तों। और साथ में विज्ञापन करने का, कोई भी जो विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापन व्यावसायिक विज्ञापन हो या कोई इनके प्रसारण करने का, या किसी के जो वचन है या कह सकते हैं वक्तव्य है उसके प्रसारण का अधिकार भी इसी के तहत दिया गया है दोस्तों। तो ये कह सकते हैं 19 का आर्टिकल हमें काफ़ी स्वतंत्रताएं देता है। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी मूल अधिकार हैं ये हमें दिए गए हैं, अर्थात ये राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन इन पर कहीं ना कहीं युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अर्थात सभी मूल अधिकारों पर जरूरत के हिसाब से उचित निर्बंधन लगा सकते हैं। तो उचित निर्बंधन का आधार क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उचित निर्बंधन की बात करता है। और उचित निर्बंधन के लिए एक हालांकि बहुत सारे ऐसे विवाद आते हैं, बीच में आते रहते हैं, तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार बना दिए हैं। जैसे देश की संप्रभुता अगर खतरे में है या देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा है, एकता अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, और साथ में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोस्तों कौन कौन सी, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इसमें युक्त प्रबंधन का अधिकार प्रदान लगा सकती है, अर्थात इस पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी करवा सकती है। और साथ में संसद को ये दिया गया है कि संसद कोई कानून बनाकर इस पर रोक लगा सकती है, अधिकार लगा सकती, मतलब अधिकार को कम कर सकती है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये कहा गया है दोस्तों कि भाई युक्त निर्बंधन कुछ परिस्थितियों में ही है, जैसे राष्ट्र की एकता खंडित हो रही हो या राष्ट्र का अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा है, तभी है। बाकी वैसे मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे सीआरपीसी के नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैंने बताया था सीआरपीसी 1973 में आया था। तो सीआरपीसी की जो सेक्शन नंबर 144 है, अर्थात 144 नंबर जो धारा है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई किसी भी प्रकार का यदि असंगति लगती है, आशंका आती है, तो आशंका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य सुरक्षा के आधार पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। अर्थात मानव के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है या स्वास्थ्य कोई फैला हुआ है, जैसे अभी कोविड प्रोटोकॉल के वजह से किया गया है, कोई इस देश की सुरक्षा के लिए है या मानव की सुरक्षा के लिए है, तो आरपीसी की धारा 144 के तहत ये रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। और साथ में आईपीसी की धारा, जो आईपीसी मैंने बताया था कि 1860 में आया था, तो इसकी एक धारा 141 के तहत दोस्तों अगर कहीं पर भी 5 या उससे अधिक लोग, कितने, 5 या उससे अधिक लोग दोस्तों क्या होते हैं, अगर आते हैं या संगठन बनाते हैं कहीं भी, तो उनको भी रोक लगाई जा सकती है आईपीसी सेक्शन नंबर 141 अर्थात 141 के तहत। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि 5 या उससे अधिक हैं या
अधिक लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे और युक्त निर्बंधन किए जा सकते हैं दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 के बारे में पढ़ते हैं। तो 20 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो 20 ही एक ऐसा आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 20, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 20 जो दिया गया है इसमें क्या है, तो आर्टिकल नंबर 20 में अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अर्थात जो अपराधी है, जो अपराध कर चुका है या अपराध के लिए उसकी कार्यवाही चल रही है, तो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात उसका अपराध दोष सिद्ध हो चुका है या अपराध होने वाला है, मतलब सिद्ध होने वाला है, कार्रवाई चल रही है। तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण, अर्थात भारत का एक संविधान है जो अपराधियों को भी संरक्षण देने की कोशिश करता है, और इसमें 3 प्रकार के अपराधियों को, मतलब 3 प्रकार की छूट दी गई है अपराधियों को। वो जैसे पहला जो है, इसमें स्पष्ट रूप से पहले में कहा गया है कि भाई कोई भी पूर्व पद प्रभाव नहीं होगा। अर्थात इसमें कौन कौन से हैं, तो पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा, अर्थात पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब मैं दोस्तों अभी समझा रहा हूँ क्या है। इसके बाद है दोहरी क्षति नहीं। और तीसरा जो है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई पूर्व पद प्रधान नहीं, और साथ में 100 रूप से, अर्थात स्वयं रूप से, इसमें स्वयं की जांच के लिए कह सकते हैं, स्वयं रूप से क्या नहीं किया जा सकता है, तो स्वयं रूप से उसका खुद गवाह नहीं बना जा सकता, 100 गवाह नहीं किया जा सकता, उसको जबरदस्ती गवाह नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। जैसे पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का मतलब क्या हुआ, तो पूर्व पद प्रभाव कानून का मतलब ये होता है कि यदि किसी ने अपराध किया है तो क्या वो उस समय अपराध था। यदि उसने अपराध किया है तो जिस समय उसने अपराध किया उस समय वो अपराध कानून के दायरे में था कि नहीं था। अगर था तो जो उस समय दायरे में था उसी प्रकार से उसको अपराध दिया जाए, मतलब उसका दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले उसने अपराध किया, बाद में उसका कानून बना दिया और बाद में उसको उस सजा दी गई उस कानून के आधार पर जो बाद में बनाए कानून। तो ऐसा नहीं दोस्तों होता है। जिस समय उसने अपराध किया है, जिस समय उसने कृत्य किया है, उस समय यदि वो कानून सम्मत नहीं है, अर्थात अपराध है, तो वो उसको दंड दिया जाएगा, वरना उसको छूट दी जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि ये पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं कहलाएगा, नहीं होगा, ठीक है। और दोहरी क्षति का मतलब क्या हुआ है, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। मतलब किसी ने मर्डर कर दिया है तो उसको मर्डर की सजा होगी, लेकिन मर्डर की सजा काटने के बाद दोबारा वो आता है, दूसरा मर्डर करता है तो भी होगी। लेकिन एक मर्डर के बाद एक बार सजा काट चुका और उसी मर्डर जो उसने पुराना किया तो उसी मर्डर की वजह से दोबारा सजा नहीं होगी दोस्तों। तो दोहरी क्षति एक ही मतलब अपराध के लिए नहीं की जाएगी। तो ये है, 100 गवाह नहीं बनाया जाएगा, अर्थात उसको जबरदस्ती मार के स्वयं रूप से गवाह बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी दोस्तों। ये कह सकते हैं हम लोग कि इसमें जैसे पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह जो है गैर कानूनी एक प्रकार से मान लिया जाता है, ठीक है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होते हैं ये इसमें कहा गया है कि भाई ये सब नहीं किया जाएगा। तो ये तभी किया जाएगा जब वो स्वयं रूप से, अर्थात जो अपराधी है स्वयं स्वीकार करे कि हाँ हम झूठे नहीं हैं, चाहे तो आप हमारा पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लीजिए दोस्तों। झूठ बोलने वाली मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन है, उसी प्रकार का जो मतलब टेस्ट कर लीजिए। तो जब वो गवाह स्वयं कहेगा, स्वयं बोलेगा, उसको जबरदस्त नहीं किया जाएगा, स्वयं गवाह नहीं बनाया जाएगा उसका दोस्तों। तो ये ध्यान देना है। तो ये अपराधियों को संरक्षण दिया गया है कौन से उसमें, तो ये आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा है, तो 20 है। तो अगला जो आर्टिकल हम लोग देखते हैं वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 21 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अनुच्छेद 21 में हम लोगों को क्या देखना है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों दिया गया है। दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है, तो आर्टिकल नंबर 21 में
किसी भी नागरिक को, फिर चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उसको प्राणों की और देह की रक्षा करने की स्वयं की अपने अधिकार दिया गया है दोस्तों। और ये अधिकार ऐसा है, चाहे आपातकाल लगा हो चाहे जो लगा हो, उसके दौरान भी ये समाप्त नहीं किया जाता है, अर्थात इसका निर्बंधन नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 देता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के साथ में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मतलब इन्होंने क्या निकाला, तो एक प्रसिद्ध केस है जो आप लोग जानते होंगे, मेनका गांधी बनाम संघ का केस। मेनका गांधी बनाम मेनका वाद कह देते हैं, ठीक है। तो मेनका वाद जो 1978 में आया था, ये फेमस वाद है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो मेनका वाद या मेनका गांधी का जो केस है, मेनका गांधी बनाम संघ वाला केस, ये 1978 में आया दोस्तों। कब आया है, तो 1978 में। और इस केस में बहुत सारे आर्टिकल नंबर 21 में चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे आप लोग लगभग इसमें 35 से ज़्यादा अधिकार जोड़े गए हैं दोस्तों। जैसे अभी हाल ही में जो फेमस अधिकार हुआ था, निजता का अधिकार। कौन सा, निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार भी कहाँ से निकाला गया है, इसी से निकाला गया दोस्तों। और साथ में विदेश यात्रा का अधिकार। कौन सा, विदेश यात्रा। कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो विदेश यात्रा का अधिकार भी किससे है, तो 21 में है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दोस्तों, स्वस्थ रहने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार। तो इस प्रकार से नारी का सम्मान करने या नारी का आदर करने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं दोस्तों, ये 21 में मेनका वाद से ही लाए गए हैं। तो बहुत सारे अधिकार लाए गए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे पूछता है तो निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जोड़ा गया है या किस आर्टिकल में होगा। तो अगर नहीं भी पता होगा तो इसमें आर्टिकल नंबर 21 में बहुत सारे दिए गए हैं। अगर नहीं भी इस टाइप से चीज़ें दी गई हैं तो अंधी भी लगाएंगे, तो इसी में लगाने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये ज़्यादातर करेक्ट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे 35 लगभग हैं। तो 35 तो नहीं पढ़ सकते आप लोग, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हैं। तो इसमें विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु का प्राप्ति का भी अधिकार है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप मृत्यु कैसे भी दे सकते हैं, जैसे इच्छा मृत्यु वाला जो केस आया था तो इसमें ये बात की गई थी। तो ऐसे ही बहुत सारी ये हैं चीज़ें जो दी गई हैं, इसमें अधिकार दिए गए हैं हमारे 21 में। अगला है जो 21A, जो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आर्टिकल नंबर 21A भाई क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 21A। तो इसमें 21 का या 21A, तो इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से 14, ये डेट वर्ष याद रखना दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई दोस्तों। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की जो बात है वो किस में है, आर्टिकल नंबर 21 में। अच्छा, ये मूल अधिकार जो है, जो 21A है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो दी गई है, ये मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ है वो 86 नंबर का, जो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, जो तो याद रखना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 21A दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ये इसको जोड़ा गया भाई 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें इस पर कहा गया कि अनिवार्य एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये जब अधिकार दे दिया गया तो फिर 2009 में RTE लाया जाता है। क्या लाया जाता है दोस्तों, RTE कब लाया जाता है, 2009 में, अर्थात राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये कब आया था, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया है दोस्तों, ठीक है। अर्थात एक शिक्षा का अधिकार, इसको हिंदी में कहेंगे कि 2009 में आया है राइट टू एजुकेशन। तो ये भी इसी के लिए लाया गया दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क रूप से क्या दिया जाए, ये अधिकार दिया जा सके बच्चों को। तो साथ में 21 का हो गया। अब दोस्तों अगला देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वो है 22वां। कौन सा आर्टिकल है, तो 22वां आर्टिकल को देखते हैं। 22वें में क्या बात की गई है, तो अनुच्छेद नंबर जो 22 है, इसमें क्या बात है, तो इसमें स्पष्ट रूप से 2 प्रकार की बात की गई है, अर्थात 2 भाग हैं इसके। इसमें है गिरफ्तार एवं निवारक निरोध, गिरफ्तार एवं निरोध कह सकते हैं, इसको निवारक निरोध भी कहा जाता है दोस्तों।
तो निवारक निरोध का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो निवारक निरोध, पूरा नाम लिख दें, निवारक निरोध, ठीक है। तो गिरफ्तार एवं निवारक निरोध को संरक्षण की बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बात की गई है 22 में, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, मतलब उसने कुछ गलत कार्य किया है, उसको गिरफ्तार किया गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है दोस्तों। उसमें क्या था 22 में, तो वो अपराधियों के लिए था, जिसको अपराध जिसने कर लिया है उसको वो बंदी बना लिया गया है, तो मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार के बाद वो कारावास भी जा सकता है, तो कारावास के हिसाब से उसमें बात की गई है। जबकि इसमें गिरफ्तार करने के समय की बात हो रही है, तो इसमें भी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं 22 में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें भी 3 इसमें पार्ट दिए गए हैं। जैसे पहला जो बात करता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यदि, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण तो पूछने का अधिकार होना चाहिए कि भाई किस वजह से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, अर्थात उसमें कारण पूछने का भी अधिकार है। गिरफ्तार करने वाले को क्या पूछने का अधिकार, तो कारण पूछने का अधिकार कि भैया किस वजह से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा क्या है, उसको वकील से बात करने का अधिकार है, अर्थात अपना वकील काम कर सकते हैं, तो वकील से सलाह लेने के लिए या अपना वकील करने का भी अधिकार होगा। क्योंकि भाई गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया गया है, तो उसको निकालने के लिए कि वो दोष को भाई दोष सिद्धि या दोष नहीं है, निर्दोष है वो व्यक्ति, ये सिद्ध करने के लिए वकील तो कर सकता है वो, तो उसको वकील करने का। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बहुत पूछा जाता है, 24 घंटे में, कब तक, 24 घंटे में, अर्थात कह सकते हैं कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने, कहाँ पर दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। ऐसा नहीं कि आपने गिरफ्तार कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। भाई ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कर लिया और कहीं भी लेके चले गए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई गिरफ्तार करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको एनकाउंटर में मार भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसको अधिकार दिया गया है कि 24 घंटे, और साथ में इसमें दोस्तों यात्रा जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, यात्रा साथ में जुड़ी हुई है, यात्रा सहित 24 घंटे, मतलब जब से गिरफ्तार किया है, फिर चाहे वो यात्रा में टाइम बिता दे, चाहे उसको गिरफ्तार किया हो कहीं किसी उसमें कमरे में रखे, तो वो टाइम वहीं से ऐड हो गया जहां से उसको गिरफ्तार किया है दोस्तों। तो यात्रा सहित 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा दोस्तों। तो ये देखो अधिकार इसको दिए गए हैं गिरफ्तार वाले व्यक्ति को, कारण पूछने का अधिकार कि किस वजह से आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, वकील से सलाह लेने का अधिकार। और इसी में कारण पूछने वाले में एक प्रकार से कह सकते हैं कि घर वालों को या किसी रिश्तेदारों को बताने का अधिकार कि भाई आप इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कारण पूछो। और साथ में 24 घंटे के मतलब अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट को पेश करने का अधिकार दिया गया है गिरफ्तार वाले व्यक्ति को। अगला जो इंपॉर्टेंट इसी का पोर्शन है वो है निवारक निरोध, या कह सकते हैं नज़रबंदी का अधिकार। जो नज़रबंद वाले हैं, नज़रबंदी के लोग हैं, उनको क्या छूट दी गई है, तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। नज़रबंदी या निवारक निरोध का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 370 हाल ही में हटाई गई थी 2019 में दोस्तों। तो 370 जब हटी तो वहाँ के जो नेता वगैरह थे, अर्थात महबूबा मुफ्ती हो गया और अब्दुल्ला परवार या और भी बहुत सारे, तो इन नेताओं की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, असुरक्षा हो सकती है, अब दंगा भड़क सकता है दोस्तों, या अशांति उत्पन्न हो सकती है। तो अशांति ना हो, अपराध ना हो एक प्रकार से, या इनकी वजह से दंगा जैसे ना भड़के, तो इनको पहले से गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। अर्थात भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब किसी गिरफ्तार या किसी चीज़ के अपराध की सुनवाई ना की जा रही हो, सुनवाई नहीं इसमें हो रही दोस्तों, निवारक का मतलब ये होता है कि ऐसा अपराध जिसकी सुनवाई ना की गई हो, तो जब किसी चीज़ की सुनवाई ना हो और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, अर्थात उसको नज़रबंद कर दिया जाए, तो उसी को कहा जाता है निवारक निरोध दोस्तों, नज़रबंद। उसको कुछ समय तक रखा जाएगा और जब लगेगा कि स्थिति शांतिपूर्ण हो रही है, अर्थात कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो उनको छोड़ दिया जाता है दोस्तों।
तो इनको भी कुछ थोड़े बहुत छूट दी गई है कि इन्हें 3 माह तक, कब तक दोस्तों, तो इन्हें 3 माह तक केवल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक सरकार चाहे तब तक रखी जाए। हाँ, लेकिन एक अपवाद रूप में है कि यदि बोर्ड, जो उच्चतम न्यायालय का बोर्ड है, ये अगर कह दे कि भाई अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो 3 माह से ज़्यादा भी इस बोर्ड के कहने पर रखा जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन 3 माह के अंदर इनको भी नज़रबंद से क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। और लगेगा तो 1 दिन बाद फिर से दोबारा नज़रबंद कर दिया जाएगा दोस्तों, 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि नज़रबंद वालों को भी इसी में 22 में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसके 22 के लिए है। और साथ में ये निवारक निरोध से संबंधित जो मैंने अभी बात की है, तो इसके लिए बहुत सारे कानून भी लाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस कानून है और इम्पॉर्टेंट कानून भी है। जैसे मैंने बताया निवारक निरोध, तो निवारक निरोध अधिनियम आया था दोस्तों। कब आया था जी निवारक निरोध अधिनियम? तो ये दोस्तों 1950 में ही आया है। कब आया है? तो 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे अधिनियम लाया जाता है, जैसे UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो UAPA जो आता है ये 1967 में आता है दोस्तों। और साथ में इसमें 2004 में क्या किया जाता है, संशोधन, 2008 में संशोधन किया जाता है, 2012 में संशोधन किया जाता है दोस्तों, 2012 में। और साथ में 2019 में हाल ही में अभी जो हुआ था संशोधन, तो UAPA में संशोधन कब हुआ है? 2019 में हुआ है। ये भी आता है दोस्तों, ये भी लाया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके बाद मीसा भी आता है, जो मीसा बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मीसा भी आता है एक्ट। मीसा कब आता है? तो 1971 में आता है दोस्तों। ये भी डेट याद रखना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है इसी में, तो इसमें एक आता है कॉफी पोसा। ये हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। तो कॉफी पोसा जो एक्ट है ये भी कब आया था? तो ये 1974 में आता है दोस्तों। कब आता है? 1974 में। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको आप लोग जानते होंगे NSA कहा जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये 1980 में आया था दोस्तों। कब आया था? 80 में, 1980 में ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आता है। इसके बाद PBM सेका आता है इसी में 1980 में, PBM सेका, ठीक है। तो PBM सेका भी कब आया था? 1980 में। तो ये भी कानून आता है, PBM सेका भी 1980 में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कानून लाया जाता है। एक और फेमस कानून आता है जिसको हम लोग कहते हैं टाडा। कौन सा कानून दोस्तों? टाडा आता है 1980 में, वो सॉरी 85 में। 1985 में टाडा आता है, 1995 में ये समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो टाडा अधिनियम आ गया 1995 में, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे कह सकते हैं कि ये लाए गए और जिसके तहत ये सब चीज़ें वो किए गए। इसके बाद ये इस टाइप से वो हो जाता है, कह सकते हैं कि इसके संदिग्ध दायरे में ये चीज़ें की गई हैं। इसके बाद जो आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 पढ़ेंगे। लेकिन ये अगली क्लास में पढ़ पाएंगे दोस्तों, अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अब टाइम लंबा खिंच जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखते हैं मूल अधिकार के। धन्यवाद दोस्तों।